साथियों नमस्कार। आज हम कक्षा 11वीं के रसायन विज्ञान की अर्धवार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र की चर्चा कर रहे हैं। ये दूसरा भाग है। इसमें आप यहाँ चौथा प्रश्न देख रहे हैं। अभी तक कितने तत्व ज्ञात हैं? आपको पता है 118 तत्व ज्ञात हो गए हैं, जिनमें से कुछ मानव निर्मित भी हैं। आपको पता है कृत्रिम तत्वांतरण विधि द्वारा तत्व बनाए गए हैं कुछ। इनमें 114 के तो नाम भी रख लिए गए हैं, 4 के नाम अभी रखना बाकी है। दूसरा प्रश्न है परमाणु द्रव्यमान की मानक इकाई क्या है? परमाणु द्रव्यमान की मानक इकाई AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट या केवल यूनिट लिखी जाती है। इसका मान कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान का 1/12वां भाग होता है। तीसरा प्रश्न है इसमें सोडियम परमाणु का द्रव्यमान 23 AMU है और इसके 6.022 × 1023 परमाणु का द्रव्यमान आपको बताना है। चूँकि आप जानते हैं कि 6.022 × 1023 जो संख्या है एवोगाड्रो संख्या है और इसके बराबर अणु परमाणु या आयन एक मोल कहलाते हैं। मुझे एक मोल सोडियम के एक मोल का द्रव्यमान कितना होगा? 23 ग्राम होगा, क्योंकि इसका परमाणु द्रव्यमान 23 है। इसलिए एवोगाड्रो संख्या के बराबर परमाणु का द्रव्यमान 23 ग्राम होगा। अब हम देखें अवस्था फलन के उदाहरण। इसमें 2 उदाहरण पूछे गए हैं। तो अवस्था फलन वो वे चर होते हैं या वे वेरिएंट यानी वे फलन होते हैं जो कि जिन पर आप किसी पदार्थ की अवस्था निर्भर करती है, जैसे ताप है, दाब है, आयतन है, एंथैल्पी है, एंट्रोपी है। ये अवस्था फलन कहलाते हैं। इनमें से कोई भी 2 आप लिख देते। ताप, दाब, आयतन, एंथैल्पी, एंट्रोपी, आंतरिक ऊर्जा, जिन पे किसी पदार्थ की अवस्था निर्भर करती है, वे अवस्था फलन के अंतर्गत माने जाते हैं। 5वां प्रश्न है इसमें क्रमिक आयनिक ऊर्जा का क्रम लिखिए। तो क्रमिक आयनिक ऊर्जा का क्रम आपको इस तरह देना है। पहली आयनिक ऊर्जा यानी E1 कम होती है, दूसरी उससे ज़्यादा होती है E2, उससे ज़्यादा तीसरी होती है। ये तो आप जानते ही हैं कि किसी परमाणु से पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में कम मशक्कत करना पड़ती है, उसको कम ऊर्जा देना पड़ती है, दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने में और अधिक कठिनाई होती है। इस तरह से इसका जो क्रम होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बढ़ते क्रम में होता है। 5वां प्रश्न देखें। इसमें निम्न तत्वों में नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बताना है। यहाँ पे आपको देखिए ऑक्सीजन 8 और 16 ये लिखा हुआ है। तो ये आपको पता है परमाणु को संकेतन कैसे करते हैं। अपन बीच में संकेत लिखते हैं, नीचे आप एटॉमिक नंबर लिखते हैं और ऊपर एटॉमिक मास लिखते हैं। मान लो X है जी, इधर आप Z लिखेंगे नीचे और ऊपर लिखेंगे A। यहाँ पे ये क्या है? परमाणु का द्रव्यमान है। यहाँ पर जो तत्व है ऑक्सीजन है, परमाणु द्रव्यमान 16 है, परमाणु क्रमांक 8 है। तो जैसा कि आप जानते हैं परमाणु जो क्रमांक है वो प्रोटॉन की संख्या दर्शाता है, यानी प्रोटॉन इसमें 8 हो गए, और जो परमाणु द्रव्यमान है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या दर्शाता है, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या होगी 16। तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 16 ऋण 8 बराबर 8। तो यहाँ पे ऑक्सीजन में प्रोटॉन भी 8 हैं और न्यूट्रॉन भी 8 हैं। दूसरा यहाँ पे दिया है स्ट्रोंशियम का। तो स्ट्रोंशियम में परमाणु क्रमांक 38 है, परमाणु द्रव्यमान 88 है। तो प्रोटॉन हो जाएंगे 38 और न्यूट्रॉन हो जाएंगे 88 ऋण 38 यानी 50। अगला उसका अथवा देखें। इसमें दिया है परमाणु क्रमांक Z और परमाणु द्रव्यमान A वाले परमाणु का पूर्ण संकेतन लिखिए। तो यहाँ पे Z यानी 17 परमाणु क्रमांक वाला हो जाएगा क्लोरीन, और इसका परमाणु द्रव्यमान ऊपर 35 लिख देंगे। और दूसरे में आप देखिए 92 यानी 92 ये होता है यूरेनियम,
और इसका द्रव्यमान था 233। विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम। तो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम क्या है? ये विद्युत चुम्बकीय तरंगों को उनकी बढ़ती हुई तरंग दैर्ध्य के क्रम में या उनकी घटती हुई आवृत्ति के क्रम में रखें तो जो हमें क्रम प्राप्त होता है उसी को हम विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। और ये आपको एनसीईआरटी किताब में मिल जाएगा, उसमें इस तरह कुछ दिया रहेगा। उसमें पहले सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी यानी सबसे कम तरंग दैर्ध्य की जो विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं वो होती हैं गामा किरणें, फिर आता है एक्स किरणें, फिर आती हैं अल्ट्रावायलेट किरणें, फिर यहाँ पर छोटे से क्षेत्र में आपका दृश्य प्रकाश आता है, विजिबल रीजन, जो हमें आंखों से दिखाई देता है, वो छोटे से हिस्से में आते हैं। इसके बाद इंफ्रारेड होता है, इसके बाद फार इंफ्रारेड होता है, माइक्रोवेव होते हैं, फिर रेडियो वेव होती हैं, फिर लॉन्ग रेडियो वेव होती हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में रखी जाती हैं और आवृत्ति के घटते क्रम में रखी जाती हैं। तो आपको ये 2 लाइन का उत्तर लिखना है कि तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में या आवृत्ति घटते क्रम में विद्युत चुम्बकीय तरंगों को रखने पर जो क्रम हमें प्राप्त होता है वो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहलाता है। इसमें आप उदाहरण के तौर पे आप दृश्य प्रकाश के रंगों को देख सकते हैं। आपको ये तो याद ही होगा, बिब्जियोर आपको पता होगा, या बेजानी हाफिनाला। तो इसमें जो वायलेट यानी बैंगनी और वायलेट यानी आपका बैंगनी कलर है, इंडिगो यानी आसमानी, बे आनी हा पी नाला, इसमें देखते सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है इसकी, यानी फ्रीक्वेंसी इधर घट रही है और तरंग दैर्ध्य सबसे कम है, यानी लैम्डा यहाँ पे बढ़ रहा है, तरंग दैर्ध्य बढ़ रही है। लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा है, बैंगनी की तरंग दैर्ध्य सबसे कम है। इसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा है, तरंग इसकी आवृत्ति लाल की सबसे कम है, यानी तरंग दैर्ध्य बढ़ रही है और आवृत्ति घट रही है। अथवा वाला प्रश्न देखें, फोटोन किसे कहते हैं? तो जो प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत है उन्होंने बताया था कि किसी वस्तु से या कहीं से जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है या जो विद्युत चुम्बकीय विकिरण उत्पन्न होते हैं, वो जो ऊर्जा है जो उसमें है वो सतत नहीं होती है। सतत ना होकर के वो कैसी होती है? डिस्क्रीट होती है, यानी वो बंडल के रूप में होती है। और इन ऊर्जा के छोटे बंडल को ही हम फोटोन कहते हैं, इसी को उन्होंने फोटोन कहा। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि किसी गर्म वस्तु से विकिरित ऊर्जा सतत ना होकर के विविक्त होती है, अर्थात ये अनवरत ना होकर के ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में रहती है। और ऊर्जा का जो सबसे छोटा बंडल है, यानी ऊर्जा की सबसे छोटी इकाई है, सूक्ष्मतम इकाई को ही हम फोटोन कहते हैं। और इस फोटोन की ऊर्जा को हम एच न्यू से दर्शा सकते हैं। अब एच प्लैंक का नीतांक है और न्यू उसकी आवृत्ति है। इसकी जो तीव्रता है वो उसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है, चूंकि एच क्या है? स्थिरांक है। ये फोटोन हो गया। इसमें 7वां प्रश्न है, क्वांटम संख्या किसे कहते हैं? तो जो क्वांटम संख्याएं हैं आप यूँ मान सकते हैं जैसे कि हमारा पता हमें यदि ढूंढना है तो हम अपने गांव का नाम का अपने नाम बताते हैं, पिता का नाम बताते हैं, मोहल्ले का नाम लिखते हैं, हम मकान नंबर भी लिखते हैं या अपन मोहल्ले का नाम भी लिखते, तहसील, गांव, ये सब चीज़ें लिखते हैं। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन की जो जगह है उसको बताने के लिए, उसकी ऊर्जा को बताने के लिए हम 4 संख्याओं का उपयोग करते हैं, जिनको क्वांटम संख्या कहते हैं। अब लिखना कैसे है? इसको लिखने के लिए आप सीधा लिख सकते हैं, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, उसका संवेग
और उसकी स्थिति आदि की सूचना देने के लिए 4 संख्याओं का उपयोग किया जाता है, उन्हें हम क्वांटम संख्याएं कहते हैं। वह फिर से सुन लीजिए, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, उसका संवेग, कोणीय संवेग और उसकी चक्रण की दिशा बताने के लिए हम 4 संख्याओं का उपयोग करते हैं। इन संख्याओं को हम क्वांटम संख्याएं कहते हैं और लिखना इतनी ज़रूरी है। बाकी नॉलेज के लिए आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, समय आपके पास लिख सकते हैं। 4 होते हैं। पहली मुख्य क्वांटम संख्या जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को व्यक्त करती है, बड़े मुख्य कोश को दर्शाती है वो किस कोश में है। दूसरी दिगंशीय क्वांटम संख्या एल जो हमें बताती है कि इसका जो ऑर्बिटल है वो किस शेप में है, यानी कौन सी ऑर्बिटल में उपस्थित है इलेक्ट्रॉन। तीसरा चुंबकीय क्वांटम संख्या है, तो ये हमें ये बताती है कि ये कौन सी कक्षक में उपस्थित है। यानी जो हमें मुख्य क्वांटम संख्या वो ये बताती है कि कौन सी कक्षा में, यानी कोश में है, कौन से कोश में है। दिगंशीय क्वांटम संख्या में उपकोश बताती है, उसका ऑर्बिटल कौन सी प्रकार का ऑर्बिटल है, यानी उपकोश कौन सा है। एम हमें पर्टिकुलर ऑर्बिटल बताती है, कौन सी ऑर्बिटल में है। और एस हमें उसकी चक्रण की दिशा दर्शाती है। इसके अथवा वाला प्रश्न है, इसमें कह दिया है जीवन प्रभाव क्या है। तो देखिए, जीवन प्रभाव स्पेक्ट्रमी रेखाओं को जब स्थिर चुंबकीय क्षेत्र से गुजारते हैं तो ये देखा गया कि वो अनेक छोटी छोटी यानी पतली पतली रेखाओं में बट जाती हैं। इसी को जीवन प्रभाव कहते हैं। अर्थात एक लाइन में आप लिखना चाहें तो चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विभाजन विपाटन जीवन प्रभाव कहलाता है। यहाँ पर देखिए, हमने क्वांटम संख्या की को परिभाषित किया हुआ है। किसी परमाणु में स्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, संवेग, चक्रण आदि की जानकारी के लिए प्रयुक्त संख्याओं को हम क्वांटम संख्याएं कहते हैं। इनको हम श्रोडिंगर तरंग फलन के हल के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है आपको उसमें दिया गया है, वो प्रश्न थोड़ा स्पष्ट नहीं है। उसमें लिखा हुआ है परमाणु एवं आयतन में अंतर। शायद यहाँ पर परमाणु व आयन में अंतर पूछा गया हो, लेकिन यहाँ पर जो परमाणु आयतन लिखा है तो ये वैसे तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। लिखने वाले ने लिखा भी है बच्चों ने, तो यहाँ पे वैसे तो संशोधन करा देना चाहिए था, पेपर में नहीं हुआ है तो उसको ऐसे ही लिख सकते हैं आप। परमाणु आयतन दोनों अलग अलग पद हैं। द्रव्य का छोटे छोटा भाग जो निश्चित संख्याओं में समूहित होकर के स्वतंत्र अवस्था में रहता है, अणु बना के रहता है, इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसे अपरमाणविक कण होते हैं। यानी ये पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई है। आयतन तो बता ही सकते हैं आप, पदार्थ द्वारा में क्या क्या स्थान है। विभिन्न आकृति के पदार्थों की आयतन अलग अलग सूत्रों द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। यदि यहाँ पे मान लीजिए परमाणु आयतन की है, परमाणु एवं आयन होना चाहिए शायद, तो परमाणु व आयन में क्या अंतर लिखा जाता। परमाणु एक उदासीन स्पीशीज है, जबकि आयन आवेशित होता है। परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, आयन में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या में अंतर होता है। यदि प्रोटॉन अधिक होते हैं तो आयन धनावेशित होता है, यदि इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं तो आयन ऋणावेशित होता है। इस तरह से आप इनमें अंतर लिख सकते थे। आइए अब अगला प्रश्न देखें। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका कक्ष एवं कक्षक में अंतर। यहाँ पे हमें ऑर्बिट और ऑर्बिटल में अंतर देना है। कक्ष और कक्षक में क्या अंतर है, इसको हम इस तरह दे सकते हैं। आपको कोई 2 अंतर लिखना था तो 2 नंबर में है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन महत्वपूर्ण अंतर लिखना चाहिए। तो कक्ष वे हैं
नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, यानी ये बोर की कल्पना के आधार पर है, बोर का जो सिद्धांत है उसके आधार पर है। जबकि कक्षक नाभिक के चारों ओर त्रिविम वे स्थान जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है, यानी ये 90 से 95% संभावना वाले क्षेत्र होते हैं, इनको हम ऑर्बिटल या कक्षक कहते हैं। ये जो ऑर्बिट हैं वो समतलीय गति प्रदर्शित करते हैं, जबकि माने जो कक्षाएं हैं, कक्षा में समतलीय गति बताई जाती है, इसमें त्रिविमीय गति प्रदर्शित की जाती है। सभी कक्षाएं वृत्तीय या समतलीय होती हैं, वृत्तीय आकार के माने समतल वृत्त में वृत्तीय मानी गई हैं, जबकि कक्षकों की आकृतियां आपके अलग अलग हैं। एस आपका गोलाकार है, पी आपका डमरू के आकार का है, डी आपका द्विडंबलाकार है। इलेक्ट्रॉन में अधिकतम 2n² माने इसमें जो एक कक्षा होती है, यानी nवीं कक्षा में अधिकतम 2n² इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। कक्षा की अवधारणा बोर के सिद्धांत पे है, अनिश्चितता के सिद्धांत पे नहीं है, जबकि ये अनिश्चितता के सिद्धांत पे आधारित है। इसमें कक्षाएं चूंकि एक जैसी होती है, देशक लक्षण नहीं होता है, इसमें देशक लक्षण होती है, लेकिन 2 नंबर में आपको इन सारी अंतरों के लिखने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं थी। आपको मुख्य अंतर क्या लिखना चाहिए था? एक तो पहला अंतर मुख्य अंतर है, इसमें नाभिक की चारों ओर वृत्ताकार मार्ग जहाँ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, तो कक्षक वे त्रिविमीय स्थान है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिकतम है। एक तो ये था मुख्य अंतर, और दूसरा आप इसमें परमाणु की संख्या दर्शा सकते थे, या आप ये भी लिख सकते थे कि ये बोर के सिद्धांत पे आधारित है, ये अनिश्चितता के सिद्धांत पे आधारित है, या फिर आप ये भी दिखा सकते थे ये वृत्तीय समतली है, इनकी आकृतियां अलग अलग हैं। अगला जो प्रश्न है वो इसके अनुसार आपको एस कक्षक और पी कक्षक की आकृति बताना थी। तो एक्स कक्षक और पी कक्षक की जो आकृतियां हैं उनको बहुत सारे बच्चों ने लिख दिया गोल आकृति होती है। आप अगर बना देते तो और अच्छा हो जाता। इसमें हमें बना देना चाहिए था एस की आकृति गोलाकार होती है, जबकि पी की आकृति डमरू के आकार की होती है। चूंकि 3 होते हैं तो इनको अलग अलग भी बना सकते थे। ये 3 पी कक्षक हैं, इकट्ठा नहीं बनाना चाहिए, आपको ऐसे अलग अलग बनाना चाहिए। एक्स अक्ष पे है, वैसे इसमें परंपरागत इसको जेड अक्ष माना गया है, तो ये पी जेड हो गया। पी एक्स कौन सा होगा? जी एक्स अक्ष ऊपर नीचे वाला है तो पी एक्स, और जो तीसरा अक्ष है ये पी वाई है। इस तरह से हमें 3 बना देते, 2 नंबर के लिए अच्छा था। अथवा में डी कक्षक की आकृति पूछी गई है, तो बहुत सारे बच्चों ने इसको द्विडंबलाकार लिख दिया के लिए, इतने में काम नहीं चलना चाहिए, 2 नंबर का है वैसे। तो इसमें चूंकि डी कक्षक 5 प्रकार के होते हैं समझ लीजिए, तो ये 5 नाम है इसके, द्विडंबरू के आकार के हैं, तो एक भी बना दे तो चल जाता। तो इसमें 2 डमरू हैं, और ये 3 जो कक्षक होते हैं अक्षों के बीच बीच में इनकी पालियां होती हैं, जैसे डी एक्स बाई, तो जी एक्स और वाई कक्षक के बीच में रहते हैं। डी वाई जेड और जेड कक्षक के बीच में ये पालियां रहती हैं। डी जेड एक्स में जेड अक्ष और एक्स अक्ष के बीच में ये पालियां रहती हैं। और जो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है उसमें 2 उसमें रहती हैं, एक्स में रहती हैं पालियां और वाई पे रहती हैं। जबकि डी जेड में जेड अक्ष पे 2 लोब रहते हैं और एक्स वाई तल पे एक रिंग होती है। इस तरह से आप डी की आकृति दिखाते। और 10वां प्रश्न है, ये काफ़ी बच्चों ने इसको गड़बड़ किया है। बहुत सारे बच्चों ने लिख दिया कि ये परमाणु में इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम है। क्योंकि जब n+l पर्टिकुलर पूछा गया है तो आपको लिखना है, ये अब्बाउ का नियम है। इसके अनुसार जिस कक्षक के लिए n+l यानी मुख्य क्वांटम संख्या और दिगंशी क्वांटम संख्या का योग कम होगा, उसकी ऊर्जा कम होगी, अर्थात वही कक्षक पहले भरा जाएगा। आपको यहाँ ही लिखना चाहिए था। और जैसे 4s के लिए आपका n = 4 और l = 0, यानी दोनों का जोड़ कितना होगा? 4।
और 3D के लिए n बराबर 3, l बराबर 2 है तो n का जोड़ होगा 5। क्योंकि इनमें n+l का मान 4 कम है तो ये 4 वाला यानी 4s पहले भरेगा और 3D बाद में भरेगा। इस तरह से ये क्रम आपका रहता है। जो अथवा वाला प्रश्न है इसमें आपको